हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? पुनः आप सबको मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद। और आज हम लोग आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति की बात करते हैं, जो क्लास 9th की पुस्तक है, उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और आप सबको पुनः मैं उसके प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है प्रथम पाठ अध्याय, जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। और लोकतंत्र का क्रमिक विकास में मैं आपके उसके सबसे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, बहुवैकल्पिक प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है, चैप्टर का नाम आप लोग देख लिए, लिखा हुआ है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ये पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका मतलब प्रजातांत्रिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब प्रजातांत्रिक राजनीति का ये पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ये हमारी परीक्षा के लिए, जो टीचर्स भर्ती की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि क्लास 9, 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी शिक्षकों को यही पढ़ना भी है, ताकि आने वाली जो परीक्षा है बीपीएससी की उसकी को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, चिल्ली किस महादेश में स्थित है? चूँकि दोस्तों ये पहला जो लोकतंत्र का क्रमिक विकास है चैप्टर, इसमें पहला टॉपिक चिल्ली देश के ही बारे में है। चिल्ली में कब लोकतंत्र का विकास हुआ, फिर कब सैनिक तख्तापलट हुआ, सैनिक शासन की स्थापना हुई, पुनः फिर कब लोकतंत्र की स्थापना हुई, चिली के बारे में और पोलैंड के बारे में पढ़ना है। आपको विश्वास ना हो तो आप किताब खोल करके देख सकते हैं, और अक्षर से यही बातें आपको मिलेंगी। तो मैंने क्या किया ना, जैसे दही को मथ के घी निकाला जाता है, उसी तरह चैप्टर को मथ करके और उसके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। और एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, सबको का लिस्ट मैं बना रहा हूँ, और सबका मैं व्याख्या सहित आपको उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने का आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चिली किस महादेश में स्थित है? तो दोस्तों ये बात स्पष्ट है कि चिली जो है यूरोप में तो नहीं है, एशिया में नहीं है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ये ऑप्शन है। तो चिली जो है अफ्रीका का भी देश नहीं है, ये आपको दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो डी ऑप्शन सही है, चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का देश है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, दक्षिणी अमेरिका में मात्र 9 देश है। उसी चिली भी है, अर्जेंटीना भी है, पेरू भी है, वेनेजुएला भी है, ऐसे करके दक्षिण अमेरिका में कुल 9 देश हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको हो गई। आपको अर्जेंटीना यही दक्षिणी अमेरिका का ही देश है, ब्राज़ील भी दक्षिणी अमेरिका का ही देश है। अगर हम छोटाई बड़ाई की बात करें एरिया में, तो इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ये आपको ब्राज़ील आता है। ऐसे अगर हम क्रम से बात करें तो सबसे बड़ा देश रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आता है। तो ये ब्राज़ील जो दुनिया का 5वां बड़ा देश है दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका में ही है, और उसी महादेश में यह चिली भी है। तो कौन सा राइट ऑप्शन है? आपका राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? लोकतंत्र की स्थापना ऑप्शन है 1970, 1973, 1972, 1971। दोस्तों चिली में लोकतंत्र की स्थापना 1970 में हुई। 1970 यहाँ पे टिक मार लीजिए। 1970 में, 1973 सही ऑप्शन नहीं है, 1972 और 71 भी सही ऑप्शन नहीं है, 1970 में। अब लोकतंत्र की स्थापना की मैं कहानी बताता हूँ आपको। चिली में एक नेता थे, सल्वाडोर आइंदे। उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। उस पार्टी ने को बहुमत मिला और सल्वाडोर आइंदे जो थे प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए वहाँ के राष्ट्रपति बने। लेकिन दुर्भाग्य से ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, और बहुत सारे क्वेश्चन से इससे रिलेटेड फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, चिली में लोकतंत्र की स्थापना 1970 में हुई। अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन है वेस्ले, बी है सल्वाडोर आइंदे, सी है पिनोसे और डी है अगस्तो। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी सल्वाडोर आइंदे। चिली में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी था और इनकी ही पार्टी और इन्होंने जिस गठबंधन का नेतृत्व किया यही सत्ता में आई और ये राष्ट्रपति बने 1970 ईस्वी में। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि सल्वाडोर आइंदे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहला है समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक। तो अभी मैंने क्लियर कराया था कि वो समाजवादी पार्टी या अर्थात सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने ही की थी। समाजवादी पार्टी का मतलब आप आज मुलायम सिंह नहीं समझ जाएंगे और अखिलेश यादव नहीं समझेंगे, ये चिली की बात हो रही है। चिली में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सल्वाडोर आइंदे ही थे। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्वाडोर आइंदे की हत्या कब हो गई? ये चिली के दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन तक सल्वाडोर आइंदे वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बने। जब ये राष्ट्रपति वहाँ बने थे तो बहुत से सुधार कार्य किए, जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त दूध उन्होंने दिया, मुफ्त दूध सारे बच्चों को, चिली के बच्चों को प्रदान किया। साथ ही भूमिहीन जो मजदूर थे उन भूमिहीन मजदूरों को उन्होंने ज़मीन प्रदान किया। अब इसके लिए उनको बहुत सारा संकट भी झेलना पड़ा, क्योंकि वहाँ के ज़मींदार के पास ही ज़मीन होती है, उनसे ज़मीन ले करके इन्होंने भूमिहीनों में बांटा। उसके साथ एक और बात है कि चिली उस समय भी तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक था, आज भी तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक था और सारा मजे यूएसए ले रहा था, मतलब अमेरिका ले रहा था। जब सल्वाडोर आइंदे की सरकार बनी, वहाँ राष्ट्रपति बने, तो अमेरिका पे उन्होंने अंकुश लगाना शुरू किया। अमेरिका को नगवार गुजरा और उसने वहाँ का जो सैनिक डिक्टेटर, मतलब सैनिक सेनापति जो था, वहाँ का जनरल था, उसको अपने पक्ष में लेकर के इनका तख्ता पलट किया। ये बात आगे भी मिलेगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो सल्वाडोर आइंदे की हत्या कब हुई? 15 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973, 5 जून 1973, 1974। तो दोस्तों ना 15 सितंबर सही है, ना 5 जून सही है, ना 1974 सही है। आपका राइट है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 11 सितंबर 1973 को सल्वाडोर आइंदे की हत्या कर दी गई राष्ट्रपति भवन में। तो इस तरह से लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया और एक चुनी हुई सरकार समाप्त हो गई। अब यहाँ सैनिक तानाशाही शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6। सल्वाडोर आइंदे की हत्या कराकर सैनिक शासन थोपने वाले जनरल का क्या नाम था? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका का समर्थक या अमेरिका को समर्थन देने वाला एक सैनिक जनरल था, वहाँ का सेना का प्रधान, मतलब सेनापति था, जिसका समर्थन अमेरिका ने किया और उसने सल्वाडोर आइंदे का हत्या करवाया। उसका नाम क्या था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगस्तो पिनोसे, वेस्ले, सैंडर्स, अल्बर्टो। तो दोस्तों ये अगस्तो पिनोसे ही उसका नाम था। पिनोसेट ऐसे अंग्रेजी में होता है, लेकिन ये पिनोसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो सल्वाडोर आइंदे की हत्या कराकर सैनिक शासन थोपने वाला जनरल का नाम अगस्तो पिनोसे था और यही चिली का प्रथम सैनिक शासक भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्तो पिनोसे का सैनिक शासन का अंत कब हुआ? इसका भी अंत हुआ, होता भी है। जीवन में हमेशा बुराई काबिज नहीं रहती है, कभी न कभी अच्छाई की जीत होती है। तो इस तरह से अगस्तो पिनोसे का भी अंत हुआ। और इसका अंत कब हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं 1990, 1988, 1989, 1991। एक्चुअली हुआ क्या कि जब कुछ समय बीते, 17 साल बीतने के बाद, वहाँ जो सल्वाडोर आइंदे ने बहुत अच्छे काम किए थे, जन कल्याणकारी कार्य किए थे, तो उस जन कल्याणकारी कार्यों के कारण वहाँ से के बहुत सारे लोग उनके पक्ष में थे, सल्वाडोर आइंदे के पक्ष में थे। तो धीरे धीरे इस अगस्तो पिनोसे का विरोध करने लगे। कुछ सैनिक जनरल उस समय भी अगस्तो पिनोसे के खिलाफ थे, सल्वाडोर आइंदे के साथ थे। उनको भी इस अगस्तो पिनोसे ने नज़रबंद करवाया, जेल में डाला। कम से कम 3000 लोगों की और सेनाओं की हत्या करवा दी इसने। लेकिन मजबूरन इसको एक समय ऐसा आया कि जनमत संग्रह कराना पड़ा। तो यह अगस्तो पिनोसे ने 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने
अगस्तो पिनोसे को सिरे से नकार दिया और इसके सैनिक शासन का अंत हो गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं 1990 में नहीं हुआ, बी राइट ऑप्शन है, मतलब 1988 में सैनिक शासन का अंत हुआ। चलिए अब अगला टॉपिक इसी चैप्टर में आपको मिलेगा पोलैंड के बारे में। पोलैंड से भी कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1990, 1991, 1973, 1992। तो एक चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान देना, अगस्तो पिनोसे के सैनिक शासन का अंत 1988 में हुआ, मतलब अगस्तो पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हो गया जनमत संग्रह के बाद, और पोलैंड उससे ठीक 2 साल बाद मतलब 1990 में, तो 1990 ऑप्शन ए ही सही है, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। उसके पहले राजशाही था, मतलब राजा का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9। 10 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। 10 प्रश्न भी अगर आप ध्यानपूर्वक देते हैं और प्रत्येक चैप्टर का कम से कम 20 प्रश्न हम देख लेते हैं, तो इन 20 प्रश्नों से हमारे पास इतना स्टॉक ज़रूर हो जाएगा कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हम पास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 6 से लेकर के 12 तक का सोशल साइंस, अगर एक एक चैप्टर का उसका थीम, एक एक चैप्टर का जेस्ट अगर आप समझ जाते हैं, मतलब ऐसे साधारण भाषा में कहें कि उस चैप्टर को मथ के अगर घी आप निकाल लेते हैं, तो इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपको रोक सके। आप पास हो जाएंगे आराम से, आपकी अगली नौकरी आप ही की होगी। लेकिन एक शर्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और नोटिफिकेशन आप तक जाए, ताकि आप इसे देख सकें, आप हमेशा बने रहें। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ये तो 8 नंबर हो गया कि पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1990 में हुई। पोलैंड में सबसे पहले किस पार्टी की सरकार बनी? तो अब देखिए, अब इसमें ऑप्शंस है, पहला है ग्डांस्क पार्टी, दूसरा स्ट्रॉन्ग पार्टी, तीसरा सोलिडेरिटी। तो दोस्तों यही सही है, सोलिडेरिटी पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे लेक वालेसा, वहीं वहाँ के राष्ट्रपति बने। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलिडेरिटी के संस्थापक थे लेक वालेसा, और लेक वालेसा ने के नेतृत्व में ही पोलैंड की पहली प्रजातांत्रिक सरकार बनी या लोकतांत्रिक सरकार बनी। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आप समझें, ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो, इसलिए 10-10 क्वेश्चंस का मैं संकलन आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ। 9वां खत्म हुआ, चलिए अब 10वां की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। कहता है कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार किस देश में मिला? पहले ये समझना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दोस्तों पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे ये 1893 ईस्वी की बात है, जब न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला लोगों को। लेकिन इसके पहले 1893 ईस्वी के पहले भी 1848 में फ्रांस में मताधिकार का अधिकार मिला था, मताधिकार मिला था लोगों को, लेकिन केवल पुरुषों को मिला था और स्त्रियों को नहीं मिला था। इसलिए वहाँ सार्वभौमिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सार्वभौमिक का मतलब कि मताधिकार सबके लिए, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर न्यूनतम उम्र, न्यूनतम आयु वो पूरा करते हो तो उनको मत देने का अधिकार मिलता है, और इसी अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो यह सबसे पहले दुनिया में किस देश को हुआ? इसका ऑप्शन देखते हैं, न्यूजीलैंड, फ्रांस, भारत, यूएसए। तो फ्रांस, भारत, यूएसए तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1893 में, मैं लिख देता हूँ, 1893 में ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार लोगों को मिला था। दोस्तों यह क्वेश्चन इसी को दूसरे ढंग से ट्विस्ट करके अभी आया हुआ था, जो आपकी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी CSBC के द्वारा। उसमें पूछा था दुनिया में वह कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला था। तो दोस्तों उसका भी राइट ऑप्शन न्यूजीलैंड ही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं, क्वेश्चन ऐसे था कि 1900 ईस्वी से पहले वह कौन सा देश है जो सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार वहाँ के लोगों को मिला था। तो दोस्तों इसका भी वही आंसर न्यूजीलैंड ही होगा। तो ये 10 प्रश्नों का संकलन जो था दोस्तों हम लोगों ने ख़त्म किया, और इन 10 प्रश्नों का जो लिस्ट था, मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। ये पहला ही चैप्टर है, इस तरह से फिर मैं कल
एक दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा। रिक्वेस्ट यही है कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें कि अन्य दोस्त भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपका सादर अभिनंदन।